मान्यवर प्रोफेसर विलास खरा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, साहब से अनुरोध है कि वो इस आज के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। मान्यवर प्रोफेसर विलास खरा साहब, डायरेक्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली। शुक्रिया संचालक महोदय, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ द्वारा 10वां मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य अधिवेशन वर्चुअल तरीके से चल रहा है, जिसका उद्घाटक माननीय एच.एन. रेखवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली द्वारा अभी किया गया है। और विभिन्न वक्ताओं ने जो आज के लिए चर्चा के लिए जो विषय रखे हैं, इस पर अपनी बात रखी है। करंट टॉपिक्स है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में आदिवासियों को जानकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए 3 विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें एक विषय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा आदिवासियों को, खास करके संथाल, मुंडा जैसे आदिवासियों को विदेशी कहना, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इस विषय को चर्चा का विषय बनाया गया है। और एक विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून अगर लागू हो जाता है तो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ऐसा एक विषय चर्चा के लिए रखा गया है। और तीसरा विषय रखा गया है कि आदिवासियों के जो विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन में उनका सहभाग, इस विषय को लेकर साथियों इस राज्य अधिवेशन में चर्चा का विषय बनाया गया है। पहला मुद्दा तो ये लेते हैं कि डीएनए के अनुसार जो बातें की जा रही है, और ये बातें ब्राह्मण वर्ग के द्वारा किया जा रहा है और संगठित रूप से किया जा रहा है। ज्ञानेश्वर चौबे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ज्ञानेश्वर चौबे को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का अभियान शुरू कर दिया है। ब्राह्मणों का चरित्र धोखेबाजी का, षड्यंत्र का है। जो ब्राह्मण लोग वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पर या आदिवासियों की जो ओरिजिनल पहचान है उसको मिटाने के लिए वनवासी के नाम पर आदिवासी लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, वही लोग आदिवासियों को विदेशी बता रहे हैं। और जो आरएसएस ने बनाया गया संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, ये इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे देश भर में इन अफवाहों का, ये झूठी बातों का खंडन मंडन कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो आदिवासियों को भी पता चल रहा है कि उनका सही नेतृत्व कौन कर रहा है। आदिवासी लोगों को हजारों वर्ष से जो दबा के रखा जिन ब्राह्मणों ने, उन
ब्राह्मणों ने योजना बनाकर आज आदिवासियों का मनोबल गिराने की साजिश के तहत यह प्लान किया गया है। 2001 में डॉक्टर माइकल बामशाद ने जो डीएनए स्टडी किया, उस स्टडी के अंदर एक मुद्दा और एक जोड़ा गया कि ये डीएनए से ब्राह्मणों का डीएनए ना शेड्यूल कास्ट से मैच होता है, ना शेड्यूल ट्राइब से मैच होता है, ना अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों से मैच होता है, बल्कि जो अलग अलग धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, इन लोगों से भी ब्राह्मणों का डीएनए मैच नहीं होता, बल्कि इनका एससी एसटी ओबीसी लोगों के साथ मैच होता है। मगर ब्राह्मण पुरुषों का डीएनए ब्राह्मण महिला के साथ मैच नहीं होता। ब्राह्मणों का डीएनए जो पाया गया वो काले समंदर के पास वेस्ट यूरेशिया है, वहां पर उनका डीएनए पाया गया। और उनकी जो औरतें हैं वो वेस्ट यूरेशिया नामक जो देश है, वहां पर ब्राह्मणों के औरतों का डीएनए वहां की यूरेशियन महिलाओं के साथ नहीं मिला, बल्कि उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी लोगों के साथ मिला। तो डॉक्टर माइकल बामशाद ने अपने डीएनए अनुसंधान में ये खोज पाने में सक्सेस हो गए कि ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए ब्राह्मणों ने भारत में जातियों का निर्माण किया। अगर ब्राह्मण भारत का मूल निवासी होता तो भारत में अपने भाइयों को जातियों में क्यों विभाजित करता? ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए ब्राह्मणों ने जातियों का निर्माण किया। यानी माइकल बामशाद के 2001 के अनुसंधान से ये बात सामने आ गई कि ब्राह्मण विदेशी है, उनकी औरतों का डीएनए भी उनके साथ मैच नहीं हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उनके साथ मैच नहीं हो रहा है, वहां की औरतों से भी मैच नहीं हो रहा है। और जब भारत में आए थे तो उनके साथ महिलाएं नहीं थी। ब्राह्मण लोग जंगली लोग हैं, ब्राह्मणों के पास कोई सभ्यता नहीं है, और ब्राह्मणों को सभ्य कहने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण लोग आज भी जंगली लोग हैं, असभ्य लोग हैं, जिनके पास कोई संस्कृति नहीं है, उनके पास कोई नैतिकता नहीं है। सभ्यता के क्या मापदंड है? साथियों, ब्राह्मण विद्वान है, मगर उसकी विद्वत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता कोई भी सृजक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। कोई महान कार्य ब्राह्मणों ने किया हो ऐसा बताया जाए, कोई सभ्यता का उन्होंने निर्माण किया हो बताया जाए। ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वर्ण व्यवस्था बनाने में और ब्राह्मणों का उसमें वर्चस्व कायम कैसे किया जाए, उनको जातियों में डिवाइड करने का, एक विद्रोही समूह जो ब्राह्मणों की गुलामी को अपना नहीं रहा है, उनको जंगलों में खदेड़ने का, उनका सेग्रीगेट करने का, जिनको आज आदिवासी कहा जाता है, ये किन्होंने पैदा किया? आदिवासियों को अब यह अवसर मिला है कि ब्राह्मण उनके खिलाफ खुलेआम हो गया है, तो आदिवासी थिंकर्स, आदिवासी विचारवंत, लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, इसको भारतीय समाज की समग्रता से समीक्षा करनी होगी। ब्राह्मण खुद विदेशी है, ये 2001 के डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध किया। उनका पोस्टल एड्रेस तक बताया गया। वो जंगली लोग थे, असभ्य लोग थे, और उनका धर्म जो है वो दूसरों को नीच मानता है।
उनका धर्म जो है वो गैर बराबरी को मान्यता देता है, तो यह सभ्य लोगों का धर्म है। उसके बाद 2017 में भी कई डीएनए रिपोर्ट हुए। 2013-14 में हरियाणा के राखीगढ़ी, जो हिसार जिले में एक साइट मिली राखीगढ़ी, वहां पर लगभग 60 कंकाल मिले, डेड बॉडीज मिली, ह्यूमन बॉडीज मिली। 2001 में ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी मिला, ब्राह्मणों के औरतों का डीएनए मूल निवासी मिला। महिलाओं का डीएनए बदलता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो उन्होंने जानबूझकर पुरुष का डीएनए टेस्ट नहीं किया राखीगढ़ी में, उन्होंने एक महिला का डीएनए टेस्ट किया और उसका डीएनए फॉरेन में लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा। तो उस ह्यूमन बॉडीज का या उस सभ्यता का समय मिला ईसा पूर्व 4700, और उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए पाया गया उसके लिए सेल इंटरनेशनल जर्नल में सितंबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो 18 पन्नों का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ। अब उसके उत्खनन का कार्य पुणे के डेक्कन कॉलेज के वाइस चांसलर रह चुके डॉक्टर वसंत शिंदे, इनके अगुवाई में चल रहा था। वो डेक्कन कॉलेज के नाम पर नहीं हुआ रिसर्च। डेक्कन कॉलेज एक पुरातत्वीय संस्था है, मगर उसके अंदर जो कंकाल मिले और उसका कार्यकाल ज्यादा प्राचीन मिला, यानी अब तक डीएनए में सबसे ज्यादा प्राचीन कंकाल मिला राखीगढ़ी का, और उसको फॉरेन में भेजकर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए से उसके डीएनए की खोज की गई, और वो डीएनए रिपोर्ट ये कहता है कि उसमें जो डीएनए पाया गया वो द्रविडियन डीएनए पाया गया। द्रविडियन डीएनए पाया गया मतलब क्या है? ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। अब जो रिपोर्ट कह रहा है कि राखीगढ़ी के अंदर जो कंकाल मिले उसके अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, उसके शीर्षक में ही लिखा गया है कि राखीगढ़ी में पाए गए कंकाल के अंदर ईरानी फार्मर्स का, ईरानी कृषकों का और स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला। अब ये स्टेप पैस्टोरलिस्ट क्या है? ये ब्राह्मणों के जो वर्तमान भाई है उन लोगों का नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। स्टेप यानी असभ्य, जंगली लोग, असभ्य लोग। यानी आज भी ब्राह्मणों की जो प्रजाति जहां से वो आए थे उनका नाम आज भी असभ्य है। तो ब्राह्मणों का उसके अंदर डीएनए नहीं मिला, मगर डेक्कन कॉलेज के वसंत शिंदे को, जो आर्कोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं है, उसको आगे किया। नीरज राय जो उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उन दोनों को मीडिया के सामने प्रमोट किया और उन्होंने झूठी बातों का प्रोपेगेंडा किया कि राखीगढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए मिला। जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला बल्कि मूल निवासी लोगों का डीएनए मिला, उस रिपोर्ट के खिलाफ शिंदे और नीरज राय ने बकवास किया। ये सितंबर 2019 की बात है। जैसे ही उस रिपोर्ट का वन साइड प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो ब्राह्मणों के लिए कुछ सवाल है जिसका उन्हें जवाब देना जरूरी लगा। उन्होंने यह झूठा प्रचार किया कि राखीगढ़ी में जो डीएनए मिला यह मूल निवासी लोगों का डीएनए है और वो डीएनए ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण ही मूल निवासी है।
और ये थेरी झूठी थेरी सामने लाई कि आप लोगों को ब्राह्मणों का आने का पता है, मगर ब्राह्मण लोग यहां से बाहर गए थे हजारों वर्ष पहले। हाँ, ये बात सही है कि ईसा पूर्व 2000 में वो भारत में आए। कितने चालाक है ब्राह्मण, कितने षड्यंत्रकारी है ब्राह्मण, कितने शब्दों का छलवा करते हैं। जो डीएनए रिपोर्ट ब्राह्मण को विदेशी घोषित कर दिया, उन्होंने ये थ्योरी उस रिपोर्ट में नहीं है। ये जो बकवास बातें मीडिया में उछाली गई, ये बातें उस रिपोर्ट में नहीं है। ये बाहर मीडिया के जरिए से, ब्राह्मण बनिया मीडिया के जरिए से ये बातें प्रचार में लाई, जो झूठी बातें। वो रिपोर्ट कहता है कि ब्राह्मणों का डीएनए इसलिए नहीं मिला क्योंकि ब्राह्मण भारत में ईसा पूर्व 2000 में आए थे। ब्राह्मणों का डीएनए राखीगढ़ी में क्यों नहीं मिला? तो 117 साइंटिस्ट लोगों ने, जिसमें वसंत शिंदे भी शामिल है, वसंत शिंदे को अगर ऑब्जेक्शन था तो 117 जो साइंटिस्ट लोगों के अंदर उसका नाम था। रीस डेविड उसमें प्रमुख थे, नरसिम्हन साउथ इंडियन ब्राह्मण उसमें प्रमुख था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डीएनए साइंटिस्ट उसके अंदर अगुवाई कर रहे थे, और दुनिया के 117 साइंटिस्ट लोग उसमें प्रमुखता से लीड रोल कर रहे थे। तो वसंत शिंदे ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताना चाहिए था कि मैं सहमत नहीं हूं। वो रिपोर्ट कह रहा है, वो उसी समय प्रकाशित हुआ जब राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया। उनका कहना है 117 साइंटिस्ट लोगों का, निर्विवाद रूप से ब्राह्मण लोग विदेशी है। विदेशी क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों का डीएनए और भारत के जो नॉन ब्राह्मण, जो भारत के असली मूल निवासी बहुजन है, उनका डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए एक नहीं है, तो विदेशी है। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, R1A1, R1A2, ये ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है। और भारत के आदिवासी, भारत के शेड्यूल कास्ट के लोग, भारत के बैकवर्ड कास्ट के लोग, घुमंतु जनजाति के लोग, और अलग अलग धर्म में जो आज रह रहे हैं, अपनी पहचान बनाकर रह रहे हैं, और रिलीजियस कम्युनिटीज लोगों का डीएनए, महिलाओं का डीएनए, ये डीएनए ब्राह्मणों के डीएनए से मैच नहीं होता, बल्कि उनका डीएनए है L3MN। साथियों, भारतीय लोगों का डीएनए का नाम अलग है और ब्राह्मणों के डीएनए का नाम अलग है। ये बात अपने आप सिद्ध करती है ब्राह्मण विदेशी है। ये चर्चा हम वर्चुअल कर रहे हैं, ये चर्चा हमें फील्ड में करनी है। आदिवासी लोगों में ये जानकारी देनी है। ब्राह्मण लोग सोशल मीडिया पर वॉच कर रहे हैं, ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है, मगर वो प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं, झूठी बातों का प्रचार करने वाले लोग आदिवासी लोगों के बीच में जाकर अलग बात कह रहे हैं और चौबे जैसे ब्राह्मण को आगे करके अलग बात कर रहे हैं। तो राखीगढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्राह्मण तब भारत में आया ही नहीं था। ईसा पूर्व 4700 वर्ष पहले ब्राह्मण भारत में नहीं आया। तो ब्राह्मणों का भारत में आने का समय डीएनए ने सिद्ध कर दिया। ईसा पूर्व 2000, यानी आज से 4000 वर्ष पहले ब्राह्मण भारत में आए, और आते ही उन्होंने ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 1700 तक सिंधु सभ्यता को नष्ट करने का काम किया, और इससे भारी नुकसान आज भी हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
ब्राह्मण विदेशी। जब राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट ने ब्राह्मणों को विदेशी सिद्ध किया तो उस रिपोर्ट में जो बात नहीं कही गई वो बात मीडिया के जरिए से वसंत शिंदे के द्वारा कहलाई गई। वसंत शिंदे ब्राह्मण नहीं है, बैकवर्ड कास्ट का है, मगर उसने कोई भ्रष्टाचार किया हो या उसने लेन देन की हो और इसके लिए वसंत शिंदे को मध्य प्रदेश में डायरेक्टर जनरल पद पर बिठाया। वसंत शिंदे ने कितना डीलिंग किया कि यहां के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र किया तो उधर डायरेक्टर जनरल, समुद्री विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया। वो दलाल है। मगर उसके बाद ब्राह्मणों के लिए समस्या खड़ी हुई, आदिवासी कौन है? यह आदिवासी शब्द ही ब्राह्मणों के लिए दिक्कत का सवाल है। अगर ब्राह्मणों को हम मूल निवासी बताते हैं तो किसी ना किसी को विदेशी बताना होगा। तो उनके लिए समस्या हो गई कि ये जो ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, जिन्हें हिंदी में आदिवासी कहा जाता है, इन आदिवासियों को, ये आदिवासी आदि निवासी लोग जो है, इनको, इनकी पहचान वनवासी के माध्यम से नहीं खत्म हो रही है। तो डीएनए के आधार पर इनको ही विदेशी घोषित किया जाए। इस षड्यंत्र के तहत आरएसएस के मोहन भागवत ने बीएचयू का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को वही भोपू दिया जिस भोपू के सामने नीरज राय और वसंत शिंदे बकवास कर रहा था। उस मीडिया के सामने ज्ञानेश्वर चौबे ने स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट है? आदिवासी विदेशी। कौन विदेशी है? संताल और मुंडा जैसे आदिवासियों का नाम लेकर उसने कहा कि ये विदेशी लोग हैं। मगर सच्चाई क्या है? ब्राह्मण लोग एक फेक थ्योरी निर्माण कर रहे हैं कि हम लोग विदेशी नहीं है, हमारे पुरखे, कुछ पुरखे भारत के बाहर गए थे और ईसा पूर्व 2000 में भारत में आए थे। मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूं कि 2017 में एक डीएनए के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित हुई जिसके लेखक है माननीय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और डीएनए के दुनिया के नंबर 1 के साइंटिस्ट है, रीस डेविड साहब का डीएनए के ऊपर 2017 में एक रिपोर्ट एक डीएनए के ऊपर इंटरनेशनल किताब प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक है वी आर एंड हाउ गॉट हियर। हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। यह किताब उन्होंने 2017 में प्रकाशित की। ये सबसे फेमस किताब है। इस किताब में उन्होंने डिटेल से बताया ब्राह्मण कैसे निकले थे, कहां कहां वो गए और कौन कौन से भूभाग में जाकर उन्होंने कौन कौन सी सभ्यताओं को नष्ट किया। उन्होंने उस किताब में एक 2009 के मीटिंग का वाकया बताया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे सहयोगी दोस्त निक पैटरसन, हम लोग हैदराबाद में गए थे और भारत के साइंटिस्ट लोगों के साथ हमारी मीटिंग तय थी। उस मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उपस्थित किया कि ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय लोगों से नहीं मिलता है, बल्कि ब्राह्मणों का डीएनए वेस्ट यूरेशिया से मिलता है। इसलिए हमें ब्राह्मणों के लिए एक अलग से शब्द प्रयोग करना होगा, वेस्ट यूरेशियन।
ताकि ये भारतीय वर्ग नहीं है, तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर हम तो लिख रहे हैं, मगर आप लोग भारत के साइंटिस्ट लोग भी ब्राह्मणों के लिए एक नया शब्द हम जो लिख रहे हैं, वेस्ट यूरेशियन, ब्राह्मीन्स का नाम वेस्ट यूरेशियन। तो वहां पर थंगराज, मिस्टर थंगराज और सिंह, ये जो साइंटिस्ट थे, ये चिल्लाने लगे और गुस्से में आकर बोलने लगे, क्या बात कर रहे हो? ऐसा अगर कहेंगे कि ब्राह्मण विदेशी है और ब्राह्मणों की पहचान वेस्ट यूरेशियन है, तो भारत में भूचाल आ जाएगा, भारत में फसाद हो जाएंगे। रीस डेविड महोदय ने कहा कि ये वैज्ञानिक सच्चाई होने के बावजूद भारत के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला और हमें ये कहा कि नहीं नहीं, यहां से कुछ लोग बाहर गए होंगे और वो वहां से आए होंगे। तो राखी गढ़ी के डीएनए के संदर्भ में जो थ्योरी इस्तेमाल की गई वो 2009 के मीटिंग में उन लोगों ने बताई हुई थ्योरी है। मगर हम धन्यवाद देना चाहते हैं रीस डेविड महोदय का कि उन्होंने जो गुप्त मीटिंग हुई और उस गुप्त मीटिंग में ब्राह्मणों ने रीस डेविड और निक पैटरसन को धमकी दिया कि ऐसे संशोधन को हम विरोध करेंगे, उसको मान्यता नहीं देंगे। साथियों, ब्राह्मण कितने धोखेबाज लोग हैं। ब्राह्मण साइंटिस्ट नहीं होता, ब्राह्मण इतिहासकार नहीं होता, ब्राह्मण केवल और केवल धोखेबाज हो सकता है। इतिहास लिखेगा, झूठ लिखेगा। अगर साइंस के नाम पर वो आएगा तो ब्राह्मणों का वर्चस्व लिखेगा। ये जो ज्ञानेश्वर चौबे है, इसने 15 जून 2006 को बीएमसी जीनोम्स नामक इंटरनेशनल जर्नल में अपना एक रिसर्च प्रकाशित किया था। अन्य लोग भी उसमें सहभागी है, ये उसमें एक मेंबर है। 2006 15 जून 2006 में उसने अपने रिपोर्ट में, अपने सहयोगी लोगों के साथ बनाए गए रिपोर्ट में 2006 में लिखा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मिलता है उस ग्रुप का नाम यमयन है। और ये जो ग्रुप है यम हैप्लो ग्रुप, यह भारतीय लोगों का एमडीएनए यानी भारतीयों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लगभग 60% मिलता है। ये जो एम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये आदिवासियों में मिलता है और उन्होंने उनकी आबादी बताई 60%। क्या 60% आबादी आदिवासियों की है? 60% तो आबादी पूरे भारत की पॉपुलेशन में आदिवासियों की नहीं है। तो इसका मतलब यह होता है कि आदिवासियों में जो यम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया गया वही डीएनए ये रिपोर्ट कहता है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर है, अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर है। तो ये 60% आबादी है। और ये जो डीएनए है यम हैप्लो ग्रुप का, ये कोई बाहर से नहीं आया बल्कि ये भारतीय द्वीप समूहों में पैदा हुआ गया डीएनए है। यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट जो आज के भारतीय मूल निवासी लोग हैं, एक समय में एक माँ बाप की औलाद थे, मूल निवासी थे। और उन्होंने इस रिपोर्ट में यह बात भी कही कि जो ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो भारतीय लोगों से मैच नहीं होता, ना आदिवासियों से मैच होता, ना शेड्यूल कास्ट से मैच होता, ना अदर बैकवर्ड कास्ट से मैच होता, बल्कि ये लोग विदेशी है। ऐसा चौबे ने 15 जून 2006 को बीएमसी जीनोमिक्स इंटरनेशनल जर्नल में मान्य किया। 7 अगस्त 2006 को बीएमसी जीनेटिक्स नामक विश्वविख्यात जर्नल में और एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ
और उस रिपोर्ट का अर्थ, उस रिपोर्ट का टाइटल है पिछड़ी जाति तथा आदिवासी, इनके अंदर वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का फैसला। इस रिपोर्ट में यह सिद्ध किया गया कि भारत में जो यम सीरीज की जो हैप्लोग्रुप पाए जाते हैं, इसमें मुख्य हैप्लोग्रुप है यम 89, यम 52, यम 95। यह भारतीय सभी पिछड़ी जातियों में पाया जाता है, लेकिन उच्च वर्णीय ब्राह्मणों में ये ग्रुप नहीं पाए जाते। और 2006 के 7 अगस्त 2006 के रिपोर्ट में ये भी ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि यूरोपियन लोगों ने, यानी ब्राह्मणों ने भारत पर आक्रमण करने के बाद यहाँ के आदिवासी जन आबादी रह चुके लोगों से खुद को ऊंचा घोषित करने के लिए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई। तो 2006 में यह सिद्ध किया गया कि ब्राह्मण विदेशी है और आदिवासी कोई अलग समूह नहीं है, बल्कि आदिवासियों का एम हैप्लो ग्रुप जो है वो अन्य पिछड़ी जातियों में मिलता है और वो एक वंश के लोग हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध किया गया रिसर्च है। तो आरएसएस के मोहन भागवत को लगा कि वसंत शिंदे और नीरज राय को हम ब्राह्मण विदेशी होने के बावजूद वो भारत के मूल निवासी है ऐसा प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, तो आदिवासियों का क्या करे। और आदिवासियों का रिसर्च करते करते ये पाया गया कि ब्राह्मणों ने अपने आप को उच्च घोषित करने के लिए वर्ण और जातियों का निर्माण किया। ऐसा चौबे ने अन्य इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोगों के साथ मिलकर जो अलग अलग डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं उसकी भी चर्चा हो सकती है, मगर भारतीय लोगों को भारतीय मीडिया ने इसकी जानकारी नहीं दी है। तो लोगों को कोई पता ही नहीं है कि ज्ञानेश्वर चौबे ने कोई इसके पहले रिसर्च किया है। तो ज्ञानेश्वर चौबे को बोलने के लिए भागवत ने कहा है ज्ञानेश्वर चौबे आदिवासियों को विदेशी कहेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए संस्था काम कर रही है। ज्ञानेश्वर चौबे को मोहरा बनाया गया, ब्राह्मण आगे आया और ज्ञानेश्वर चौबे ने आरएसएस के ब्राह्मणों के साथ समझौता करके अपने रिसर्च के खिलाफ बकवास करना शुरू किया। मगर संथाल और मुंडा भील जैसे आदिवासी लोगों को वो टारगेट कर रहा है, ऐसा रिसर्च ज्ञानेश्वर चौबे ने नहीं किया। इसलिए ज्ञानेश्वर चौबे को चुनौती देकर हम कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश्वर चौबे का डीएनए विदेशी है, तो विदेशी ब्राह्मण मूल निवासी आदिवासियों को विदेशी कैसा कह सकता है। ज्ञानेश्वर चौबे ने जब उसके नाम पर खबर आई जागरण में, दैनिक जागरण में, तो ज्ञानेश्वर चौबे को मैंने संपर्क किया और ज्ञानेश्वर चौबे का 33 मिनट का एक इंटरव्यू लिया और ज्ञानेश्वर चौबे को कहा अगर तुम कह रहे हो कि आदिवासी संताल मुंडा जैसे आदिवासी समूह विदेशी है, तो फिर इनका डीएनए जहां कहां से भी वो आए होंगे, पल भर के लिए मान लो जहां कहां से भी ये लोग आए होंगे तुम्हारे हिसाब से, तो इनका डीएनए कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। संताल और मुंडा का डीएनए बाहर होना चाहिए ना। और तुम्हारा डीएनए कौन सा है? तो उसने कहा मेरा डीएनए R1A2 है। फिर मैंने कहा तुम्हारे रिसर्च ने सिद्ध किया कि आदिवासी और जो नॉन आदिवासी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाई हैप्लो ग्रुप जो है वो एक है, वो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं।
केवल आदिवासी ही भारत के मूल निवासी नहीं है, बल्कि शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग, घुमंतु जनजाति के लोग और इनसे जो धर्म परिवर्तित हुए लोग हैं, इनका डीएनए आपस में एक मिला। तो फिर तुम्हारा डीएनए विदेशी है, तो ज्ञानेश्वर चौबे ने स्वीकार किया कि हाँ मेरा डीएनए विदेशी, और उसने स्वीकार भी किया हाँ आदिवासियों का डीएनए मूल निवासी है। ये किताब लिखी गई है। क्या वसंत शिंदे विदेशी ब्राह्मणों के दलाल है? इस किताब में ज्ञानेश्वर चौबे का जो हमने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू लिया और उसके मुंह से कहलवाया कि वो विदेशी है और आदिवासी मूल निवासी है, ऑन रिकॉर्ड छापा गया। ये किताबों का, ये डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आदिवासी एरिया में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे जो कर्मचारी है, जो अलग अलग आदिवासियों की संस्था संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, इनको ये जानकारी लेकर हथियार बनाकर जन जागृति का कार्य करना होगा। तो साथियों, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और विदेशी ब्राह्मण लोग आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं और उसमें संताल और मुंडा को, भिल्लों को टारगेट कर रहे हैं। इसका कुछ संदर्भ है। वो संदर्भ केवल उस समूह के आदिवासियों को ही नहीं समझना होगा, बल्कि जो गैर आदिवासी मूल निवासी है, इन लोगों को भी समझना होगा। संताल, मुंडा लोग, भिल्ल लोग, ये है कौन और इनको आरएसएस के ब्राह्मण टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये ईसा पूर्व 2000 में, यानी आज से 4000 वर्ष पहले विदेशी ब्राह्मणों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के कारण चारों दिशाओं में भारत के जो मूल निवासी सिंधु सभ्यता के जनक लोग थे, इनका बिखरा हुआ, ये माइग्रेट हुए। और ये जो माइग्रेट हुए लोग हैं, यही लोग ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी यानी बुद्ध के उदय होने तक ये लोग गण संघ के नाम से नई व्यवस्था का निर्माण करने में कामयाब हो चुके थे। ये जो लोग हैं संताल और मुंडा, इनके पास आज भी अपनी भाषा है, आज भी अपना कल्चर है, आज भी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। भिल्लों के पास अपनी आइडेंटिटी है, मुंडाओं के पास अपनी आइडेंटिटी है। और ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ब्राह्मणों के ऋग्वेद में मुंडा लोगों का जिक्र है। ब्राह्मणों ने मुंडा लोगों को गाली देकर कहा ये हमारे दुश्मन है। जो ब्राह्मण ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं, जिस ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि बड़े बड़े नगरों का नाश करो हे इंद्र, ब्राह्मणों ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया और मुंडा लोग सिंधु सभ्यता के डायरेक्ट वंशज है। ब्राह्मण क्यों टारगेट कर रहे हैं? संथाल, मुंडा, भील जैसे ट्राइब्स लोगों को ब्राह्मण टारगेट इसीलिए कर रहे हैं कि मुंडा लोगों की भाषा ये इंडस की भाषा है। संथालों की भाषा का ओरिजिन सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उनका जो कल्चर है वो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण को अगर भारत का मूल निवासी बताना होगा तो जो उस विरासत को, भले वो जंगल में माइग्रेट हो गए हैं मगर वो अपने साथ इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। इसीलिए ब्राह्मण लोग आदिवासियों में से टेस्ट के लिए संताल, मुंडा, गोंड इन लोगों को निशाने पर लिया है। और आदिवासियों में जो 800 जातियों में बटे हुए जो बड़े पैमाने पर सेग्रीगेट होने के कारण जो डिवाइड हो चुके हैं, उन लोगों में भी यह भ्रम फैल सकता है, अरे वो तो मुंडा को कहा है, वो तो संताल के लिए कहा है, वो तो गोंड के लिए कहा है। हमारे लोग अपनी जाति का संगठन बनाए हुए हैं, संतालों का अलग संगठन, मुंडाओं का अलग संगठन, भीलों का अलग संगठन। तो हम लोग ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं।
ब्राह्मण लोग विदेशी आदिवासियों को घोषित करना चाहते हैं, तो आदिवासियों को जाति के नाम पर या आदिवासियों में किसी शासक जातियों के दलाल बनकर अलग से संगठन चलाने से दुश्मनों का काम आसान होगा। वनवासी कल्याण आश्रम मोहन भागवत को चुनौती नहीं दे रहा है। कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे आदिवासी संगठन ब्राह्मण को विदेशी नहीं कह रहा है। कम्युनिस्ट लोगों के अंदर काम करने वाले वो भोले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको कम्युनिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिस्ट ब्राह्मण लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग तो उनके साथ है। जल जंगल जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा किया जाए, इसके लिए आरएसएस के साथ है कम्युनिस्टों के लोग। लॉकडाउन के पीरियड में जितने भी षड्यंत्रकारी कानून किए गए, कम्युनिस्टों के पास संगठन है, ट्रेड यूनियंस है, वो उसका विरोध करना चाहिए था। जो हमारे लोगों के बलबूते पर राष्ट्रीय लेवल के संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं, उन लोगों का करते हुए था वो बोले, मगर उन्होंने बीजेपी आरएसएस को समर्थन। क्या कम्युनिस्ट लोग ज्ञानेश्वर चौबे का विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के पास सिद्धांत है, विचारधारा है, नेतृत्व है, लायक नेतृत्व है, कर्मठ केडर बेस कार्यकर्ताओं की फौज है। और सच बात कहने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम डंके के चोट पर कह रहे हैं ज्ञानेश्वर चौबे को कि वो किसी भी टीवी चैनल के ऊपर हम लोगों से बहस करके बताए, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के किसी भी जिले के किसी साधारण पदाधिकारी के साथ किसी टीवी चैनल पर बहस करके बताए। हम बताएंगे सबूत के आधार पर कि ब्राह्मण विदेशी है। दूसरी तरफ जनगणना के नाम पर आदिवासियों को हिंदू किया घोषित करने की रणनीति पर मोहन भागवत काम कर रहा है, जबकि आदिवासियों ने मोहन भागवत के मुंह पर विरोध जताते हुए कहा था कि हम लोग आदिवासी लोग भारत के मूल निवासी है, हम वनवासी नहीं है, हमारी पहचान तय करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया, हमारी पहचान हम तय करेंगे। साथियों, ब्राह्मण धोखेबाज षड्यंत्रकारी लोग हैं। वो एक तरफ कह रहे आदिवासी हिंदू है, और एससी का भी नेता, आदिवासी का भी नेता, बैकवर्ड कास्ट का भी नेता, यानी हिंदू के नाम पर उसने ठेका लिया और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। किसने अधिकार दिया उसको? उसको तो ये अधिकार नहीं है। हिंदू तो गाली है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द मनुस्मृति में नहीं मिलता, हिंदू शब्द उनके किसी भी पुराण में नहीं मिलता। तो हिंदू शब्द उनके धर्म ग्रंथ में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो संस्कृत भाषा का है ही नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महात्मा ज्योतिबा फुले को विरोध करने के लिए आर्य समाज की स्थापना किया था, और सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में यह लिख कर रखा, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं कि हिंदू यानी चोर, काला, डाकू, गुलाम। तो ब्राह्मण लोग समय समय पर दावपेच बदलते हैं। उन्होंने एक समय पर अपने आप को हिंदू कहने से इनकार किया, तो आज ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू क्यों कह रहे हैं, और बहुसंख्य आबादी के लोगों को हिंदू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण लोग गांव का सरपंच नहीं चुन सकते, एमपी एमएलए कहां से चुनेंगे? तो ब्राह्मणों को लोकतंत्र में कमजोरी है कि ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है। तो ब्राह्मण लोग इस देश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक है, मगर ब्राह्मणों ने 6,500 जातियों के टुकड़े बनाने के कारण कि कोई सिंगल जाति
ब्राह्मणों को हरा नहीं सकती। अगर ये 85% समाज, ये जो 6,500 जातियों में बटा गया समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग साझा मंच बनाकर खड़े होते हैं, तो ब्राह्मणों पर अगर पेशाब कर ले तो ब्राह्मण जहां से आए थे वो पेशाब में बहकर चले जाएंगे। विदेशी ब्राह्मण है, चंद लोग हैं, मगर वो चंद ब्राह्मणों ने SC ST OBC के लोग इकट्ठा ना हो इसके लिए उन्होंने कांग्रेस बनाया। एक मुखौटा धारण किया कांग्रेस, दूसरा मुखौटा धारण किया बीजेपी, तीसरा मुखौटा धारण किया माकप भाकप, तृणमूल कांग्रेस। तो हमारे लोग जानकारी के अभाव में, संगठन के अभाव में, शक्ति और साधनों के अभाव में एक ब्राह्मण का विकल्प दूसरा ब्राह्मण मानते हैं, और हमारे लोग खाते खुद की रोटी है मगर काम दुश्मनों का करते हैं। साथियों, इस तरीके से आदिवासियों को अकेले अकेले लड़कर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा, अपनी आइडेंटिटी नहीं बचा सकते, अपना कल्चर नहीं बचा सकते। कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है, रेखवाल साहब ने इसके बारे में आपको उदाहरण से बताया। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड आदिवासी समूह होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है। अब प्रकृति पूजक का मतलब खास है। ब्राह्मणों का धर्म और आदिवासियों का धर्म एक नहीं है। सन 1922 में सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन हुआ सर जॉन मार्शल द्वारा, तो इंडस में सिंधु सभ्यता में यज्ञ का चिन्ह नहीं मिला, यज्ञ के हवन कुंड नहीं मिले। जो डिजाइन मिली इंडस पर, सिंधु सभ्यता में जो मॉन्यूमेंट्स मिले, जो शिल्प मिले, जो सांकेतिक कोड लिपि मिली, उसके अंदर घोड़े का चिन्ह नहीं मिला, यज्ञ नहीं मिला, ब्राह्मणों से संबंधित एक चीज भी नहीं मिला। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन में क्या मिला, जिसको आज आदिवासी लोग कहते हैं कि हमारा कस्टम धोखे में आएगा, हमारी परंपराएं खत्म हो जाएगी। अरे ये परंपरा केवल आदिवासियों में नहीं है, ये प्रकृति की पूजा करने की परंपरा नॉन आदिवासी जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं इनके अंदर भी है। मगर ब्राह्मणवाद इनके अंदर ज्यादा घुसने के कारण इनका दिमाग चौपट ज्यादा हुआ है। आदिवासियों का दिमाग उतने बड़े पैमाने पर चौपट नहीं हुआ। वो जंगलों में रहता है, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो जो प्रकृति पूजा है, ये प्रकृति पूजा सिंधु सभ्यता का प्रतीक है। ये केवल खाली आदिवासियों की परंपरा नहीं है। प्रकृति पूजा में वो जो इंडस के जो रिपोर्ट आए उसमें यह बताया गया कि प्रकृति पूजा में यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे सिंधु सभ्यता के, ये वृक्ष पूजा करते हैं। आदिवासी वृक्ष को मानते हैं, अपने पुरखे मानते हैं। यानी इंडस के लोग मानते थे, आदिवासी लोगों ने ये जो उनका कस्टम्स है, उनकी जो परंपराएं है, इन्होंने ब्राह्मण भारत में आने के पहले जो समाज जीता था उसके कुछ अंश बचा के रखे हैं। ये सिंधुवासी जो लोग है, ये आदिवासी लोग है, इनका उन्हें अधिकार है क्योंकि उन्होंने अभी तक ब्राह्मणों से समझौता नहीं किया। जंगलों में रहना पसंद किया मगर ब्राह्मणों से समझौता नहीं किया। वृक्ष पूजा, नदी पूजा, जल पूजा, स्नेक पूजा यानी नाग पूजा, सूर्य पूजा, ये जो परंपरा है ये आदिवासियों में भी है। और ये परंपराएं भारत के गांव देहातों में रहने वाला जो नॉन आदिवासी समूह है, मूल निवासी लोग है, इनके अंदर भी है। तो आदिवासी लोगों का धर्म हिंदू धर्म या वैदिक धर्म नहीं है, बल्कि उनका धर्म जो है वो सिंधु सभ्यता में चला आया वो धर्म है, मूल निवासियों का धर्म नहीं है। अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो पहले नंबर पर आदिवासियों की
जो आदिवासी पहचान है वो खत्म कर दी जाएगी, उन्हें एक झटके में हिंदू घोषित कर दिया जाएगा। हिंदू यानी ब्राह्मणों का गुलाम। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1870 में एक डिबेट शुरू हुआ था, और वो डिबेट में एक फ्रेंच लेखक थे प्रोफेसर वेबर, इन्होंने किताब लिखी थी 1870 में ऑन दी रामायणा। उन्होंने उस किताब में सिद्ध किया कि रामायण में जो असुर राक्षस दानव बताए गए लोग हैं वो आदिवासी समूह है। ब्राह्मण लोगों ने भारत के मूल निवासी लोगों को राक्षस, असुर, दानव, पिशाच ये कहा। अभी हाल ही में लियोमैन जो टोरंटो के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इन्होंने हाल ही में एक रिसर्च किया कि जो पाली लैंग्वेज है, जो बुद्धा ने पूरे भारत में और पूरे एशिया में सम्राट अशोक ने जिस भाषा के जरिए से धम्म का प्रचार किया था, उस बुद्ध के लिटरेचर को त्रिपिटक कहते हैं। उस त्रिपिटक में मुंडा लोगों की भाषा है। ये अभी नया रिसर्च चल रहा है। दुनिया के लोग मूल निवासी लोगों की भाषाओं को खोज रहे हैं, तो हमारे मूल निवासियों की भाषा संताल, मुंडा, इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखी है। और वो जो उनके शब्द है, वो शब्द पाली लिटरेचर का सबसे प्राचीन लिटरेचर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके अंदर आज भी मौजूद है। रामायण में मुंडों को या द्रविड़ लोगों को राक्षस कहा है। उदाहरण के लिए लियोमैन ने, जो सबसे बड़ा स्कॉलर है आज की तारीख में, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कबंध। रामायण में एक असुर का नाम कबंध है, जिसका अर्थ होता है पीपा, यानी लकड़ी का पीपा। एक शब्द ये है दुधुम्बा या दुधुम्ब, राक्षस का नाम रामायण में दुधुम्ब रखा है। दुधुम्ब का मतलब होता है नाग। देखो, नागों को तो राक्षस कहेंगे। हमको केवल शबरी के नाम पर उल्लू बनाया गया, आदिवासियों को शबरू के नाम पर उल्लू बनाया गया, मूर्ख बनाया गया। अरे वो तो असुर बनाया गया उनको, और दुधुम्बा कहा गया, खर नामक राक्षस बताया गया। ऐसे राक्षस जो लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं। ये स्टडी किया गया ब्रिटिश लोगों ने, ब्राह्मणों ने पढ़ लिया। अब ब्राह्मणों को डर सताने लगा, अरे आदिवासियों को भी 5वीं 6वीं अनुसूची में संविधान में अधिकार लिखा है, वो पढ़ा लिखा हो गया है, उसको अंग्रेजी पढ़ने में आ रहा है। अगर उसने भी ये लिटरेचर पढ़ लिया तो क्या होगा, वो आएगा और ब्राह्मणों को नंगा करेगा। तो ब्राह्मणों ने योजना बनाकर ब्राह्मण प्रचारकों को आदिवासी बेल्ट में भेजा जाता है। असीमानंद बंगाल का ब्राह्मण, एमएससी हुआ ब्राह्मण, इसने सबसे ज्यादा शबरी के नाम पर सम्मेलन लगाए आदिवासी लोगों में। इसको पूरे देश भर में आदिवासियों को मूर्ख बनाने की जिम्मेदारी लगाई, उसमें वो सफल हुआ। तो ऐसे सफल हुए ब्राह्मण के ऊपर बम ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी लगाई आरएसएस के लोगों ने। मोहन भागवत, जानवर का डॉक्टर, उसका बाप मध्य प्रदेश का, गुजरात का आरएसएस का प्रमुख था गुजरात में, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, मगर जिंदगी लगाकर गुजरात और मध्य प्रदेश में काम किया और भागवत को उसका बेनिफिट मिला, आज आरएसएस का प्रमुख बनाया गया। आदिवासियों का कल्चर कॉमन सिविल कोड के जरिए से खत्म करने की साजिश है। मध्य प्रदेश के साथी और ऑल इंडिया के जो आदिवासी इस वर्चुअल अधिवेशन को आप सुन रहे हैं, अरे ब्राह्मण लोग बामसेब का नाम लेकर आदिवासियों को कह रहे कि आदिवासी लोगों बामसेब की मीटिंग में मत जाओ।
आदिवासी लोग जो है ये बामसेफ में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डर आरएसएस को लगा है। सबसे ज्यादा डर सन 2016 में होसबोले और आरएसएस के भैया जोशी और जो दूसरे अन्य ब्राह्मण हैं, इन्होंने मोहन भागवत का एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में उसको सवाल पूछा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, मगर अभी सत्ता तो हमारी है, बीजेपी की सत्ता है नहीं आरएसएस की सत्ता है, विपक्ष है तो ब्राह्मणों का ही अंग है, तो भारत को ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र घोषित करने की अब किसका अवरोध है? तो भागवत ने कहा बामसेफ का अवरोध। आदिवासी लोग जो अलग अलग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं उनका नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा, या पिछड़े वर्ग में जो अलग अलग जाति समूह में जो लीडरशिप कर रहे हैं उनका नाम लेकर उसने नहीं कहा, बामसेफ का नाम लेकर उसने कहा। मध्य प्रदेश में वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पर मीटिंगें ली गई, उसकी खबरें किसी हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में नहीं छापी, अंग्रेजी अखबार में बामसेफ का नाम लेकर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का नाम लेकर आरएसएस के लोगों ने कहा इनसे सावधान रहो। साथियों, ब्राह्मण लोग आदिवासियों को उनकी जल जंगल जमीन से बेदखल करने में कामयाब हुए। आइसोलेशन में लड़ाई लड़ोगे, इसका रिजल्ट ये है। अब उनका जो रिचुअल्स है, उनकी जो आस्थाएं है, उनकी जो परंपराएं है, उनका जो कल्चर है, ये कॉमन सिविल कोड से खत्म कर दिया जाएगा। जब कॉमन सिविल कोड का आग्रह ब्राह्मण कर रहे थे संविधान सभा में, तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति के आधार पर कुछ लोग श्रेष्ठ है और कुछ लोग नीच है, ये अब नहीं चलेगा। मर्डर करोगे तो समान कानून है, रेप करोगे तो समान कानून है, उसके लिए कोई जाति धर्म लिंग के आधार पर उन्हें एक्सक्यूज नहीं किया जाता। ये कॉमन है कि नहीं? मगर भारत के अंदर जो मूल निवासी लोग हैं उनके कल्चर अलग अलग है, उनकी शादी की परंपरा अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने यह कहा शादी और उनके रिलीजियस फेथ, उनके कस्टम्स, इसके लिए कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जाए। संविधान हमें एश्योर करता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित नहीं किया जाएगा। तो आरएसएस के लोग 2014 के बाद नहीं, 2014 के पहले ही आरएसएस की राष्ट्रीय मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व अगर कायम करना है तो हमें क्या करना होगा? सेंसस नहीं करनी होगी। अभी ओबीसी की सेंसस नहीं कर रहे, आदिवासियों की हिंदू के नाम पर सेंसस कर रहे हैं, और उसके लिए केवल मात्र राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद विरोध कर रहा है। और आइसोलेशन में काम करने वाले लोगों को इस बात की कल्पना नहीं है कि वो लोग आइसोलेशन में सोचने से, आइसोलेशन में काम करने से दुश्मनों को फायदा पहुंचा। कॉमन सिविल कोड का राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और बामसेफ, बहुजन क्रांति मोर्चा और तमाम संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसके लिए भारत बंद भी किया, इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, और बड़े आंदोलन के लिए साथियों हमें सचेत रहना है, तैयार रहना है। अंत में वो जो बात है कि एकीकरण, आदिवासियों के जो अलग अलग संस्था संगठन काम कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण करके, समन्वय करके, कॉमन एजेंडा बनाकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर लड़ाई लड़ना होगा। कांग्रेस आदिवासियों की अगुवाई नहीं कर सकता। चौबे कह रहा है आदिवासी विदेशी, और राहुल गांधी कह रहा है मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण हूं। तो कांग्रेस के लोग आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे?
वो तो राहुल गांधी का जनेऊ बचाने के चक्कर में। तो आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर माननीय एच.एल. रेकवाल साहब के नेतृत्व में जो आदिवासियों का राष्ट्रीय संगठन चल रहा है, वामसे प्रणीत जो आंदोलन चल रहा है, आजादी का आंदोलन, इस आंदोलन में साथ सहयोग देना होगा और इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर हमारे जो महान पुरखे हुए, बिरसा मुंडा जी हुए, और अलग अलग राज्यों में जो भी जितने भी महापुरुष हुए, उनके त्याग और कुर्बानी बलिदान को ध्यान रखते हुए हमें हमारे आजादी के आंदोलन में बड़े पैमाने पर साथ सहयोग देना होगा। कल की एक खबर पढ़ रहा था मैं, जिसमें भागवत कह रहा है कि 2024 तक आरएसएस भारत के सभी गांवों में, घर घर में आरएसएस की जो शताब्दी वर्ष है, उसको मनाने के पहले 6 लाख गांव में हम पहुंचेंगे। देखो, ब्राह्मण को मालूम है आरएसएस तो केवल ब्राह्मणों का संगठन है, इसको मान्यता तो मिलने वाली नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करने से, सरकारी उद्योग कंपनियों से बेचने के कारण एससी एसटी ओबीसी आरएसएस के खिलाफ तो सारे समूहों को इकट्ठा करेगा, मगर इसके पहले वो योजना बना रहे कि कल हो सकता है 2024 में इसका उग्र रूप होगा। साथियों, वो लोग अपने षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं, अपनी शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो हमें हमारे महापुरुषों द्वारा 108 साल का जो स्वाभिमानी आंदोलन है, इसको चलाना होगा और हमें विदेशी ब्राह्मणों से आजादी हासिल करनी होगी। और विजय आजादी मुफ्त में नहीं मिलेगी। आजादी के लिए समय, हुनर, बुद्धि, श्रम, ईमानदारी से यह काम करना होगा। और इसके लिए आदिवासी जनसमूह में हाईली एजुकेटेड या पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, इनको अपील करते हैं कि वो फुल टाइमर्स बन जाए। 10 साल केवल समाज के लिए दे, आजादी के लिए दे। और जो आदिवासी जनसमूह में कर्मचारी वर्ग है, ये लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को मजबूत करने का काम करें। जिन दुश्मनों से हमारी लड़ाई है, उन दुश्मनों से अगर हमें लड़ना है तो हमें स्वाभिमानी आंदोलन चलाना होगा। अपने साधन और संसाधनों से के बलबूते पर ये लड़ाई लड़नी होगी। आप लोग इस आजादी के आंदोलन में सहभागी होंगे। ये केवल आदिवासियों को निशाना करने का मामला नहीं है, ये आदिवासी सिंधु सभ्यता के एक पहचान है। आदिवासियों को खत्म कर दिया, आदिवासियों की पहचान अगर खत्म कर दी गई तो सिंधु सभ्यता के जो आज फिजिकल अवशेष है, उनकी परंपरा वो आज भी चला रहे, खत्म हो जाएगी। ये चाहते हैं ब्राह्मण। इसीलिए आदिवासियों को केवल आदिवासी के नाम पर नहीं लड़ना होगा, बल्कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के अंदर बामसेब के माध्यम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी संगठन बनाकर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए हैं, उस देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। और समस्त आदिवासी भाइयों को मैं अपील करता हूं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये आपका राष्ट्रीय संगठन है, स्वाभिमानी आत्मनिर्भर संगठन है। इस संगठन में जुड़ जाओ और इस संगठन को तन मन धन से साथ सहयोग दो, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। आप लोग अभिवादन में जय जोहार बोलते, आप लोग आदिवासी लोग कल्चर के रूप में आदिवासी लोग जय जोहार बोलते, मगर जय जोहार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बड़े पैमाने पर अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता है। यहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र का अगर उदाहरण दिया जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब तक वो जिंदा थे
तब तक वो अभिवादन में जोहार शब्द का प्रयोग करते थे। मैं ये जानकारी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आदिवासी लोग ऐसा मानते हैं कि आदिवासी ही केवल आदिवासी है, आदिवासी ही केवल मूल निवासी है। तो ये गलत है। डीएनए के आधार पर तो हम सारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, आदिवासी सारे मूल निवासी लोग हैं। आपका कल्चर और बाकी जो नॉन आदिवासी मूल निवासी लोग हैं उनका कल्चर एक है। जैसे जोहार अब जो शब्द का प्रयोग करते हैं, शिवाजी महाराज अपने अभिवादन में जोहार शब्द का प्रयोग करते थे। बाबा साहब अंबेडकर जोहार शब्द का प्रयोग करते थे। अपने कार्यकर्ताओं को जब वो खत लिखते थे तो लिखते थे जोहार। जोहार ये शब्द का क्या मतलब है? जोहार का मतलब ये योद्धार शब्द का अपभ्रंश है। हम लोग इस देश के शासक लोग थे, इसकी पहचान जोहार शब्द से होती है। शाहू जी महाराज भी कहते हैं कि मेरे पुरखे जोहार बोलते थे। ये राम राम, राम राम कब आया? ये पेशवा ब्राह्मणों ने लाया। तो इसीलिए साथियों, आदिवासी लोग जोहार बोलते हैं, नॉन आदिवासी लोग भी जोहार बोलते हैं, क्योंकि हम सभी लोग नागवंशी लोग हैं। और नागवंशी लोगों की एक परंपरा होने के कारण एक प्रमाण है, जोहार शब्द एक प्रमाण है कि हम लोग एक वंश के लोग हैं और मूल निवासी लोग हैं। इसीलिए आदिवासियों को ये बात जल्द से जल्द समझनी होगी, नहीं तो चौबे जैसे ब्राह्मणों को आप लोग अवसर देते हो। यह अवसर हमारे लोगों की कमजोरी के कारण, अज्ञानता के कारण ये विदेशी मक्कार ब्राह्मणों को मिलता है। तो हम लोग मूल निवासी लोग हैं, आप लोग जय जोहार बोल रहे हो तो जय जोहार के साथ एससी, बैकवर्ड कास्ट, गुमंतु जनजाति, रिलीजियस माइनॉरिटी लोग हमारे बिछड़े हुए भाई है, इनको जातियों में बांटा, इनको गुलामी में, ब्राह्मणी व्यवस्था में बांटा गया है। और इन अलग अलग जातियों के जो महापुरुष लड़ाई लड़ रहे थे, ये विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो आदिवासी लोग आइसोलेशन में न सोचते हुए पूरे भारत में जो मूल निवासी आंदोलन खड़ा हो रहा है, इस आंदोलन के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो हम जल जंगल जमीन और भारत का संविधान ही नहीं, हम भारत का देश बचाएंगे और आने वाली नस्ल को बचाएंगे। मध्य प्रदेश के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का अलग अलग जिले में जो निर्माण किया है, आप लोगों ने इसको सुचारू रूप से रेखवाल साहब के नेतृत्व में चलाया है। इसको ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर आपके राज्य में फैलाए। जितने भी आदिवासी अलग अलग समूह हैं, इनको इकट्ठा करे, इनसे समन्वय करे, इससे सुसंवाद करे और अपनी बात को उनको बताए। साथियों, अलग अलग इलाके से अब आदिवासी लोग कह रहे हैं कि बामसेब और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अलावा हमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पुनः पैक के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में पैदा किए जो दलाल और भड़वे लोग हैं, जो ब्राह्मणों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, वो लोग कॉमन सिविल कोड का जब ड्राफ्ट पास किया गया, कानून पास किया गया, तब उन्होंने विरोध नहीं किया। चौबे जैसे ब्राह्मणों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने आदिवासियों पर उंगली उठाने का काम किया, तब एक भी बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी नेता ने विरोध नहीं किया। विरोध कौन कर रहा है? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद विरोध कर रहा है। बस हमें लोगों में जाना होगा और लोगों को सही बताना होगा। 2024 के पहले पहले आदिवासियों में जो वनवासी के नाम पर घुसे हुए ब्राह्मण है, ये उड़ जाने चाहिए हवा में और हर जगह पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का पंचम लहराना चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी।